सो हेलो गाइस, हम ले रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी और देखा कि कुछ कॉजेस क्या थे जिनके बिहाफ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ओके, सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा और उसके आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो मेरा नाम है गौरव और मैं आया हूं आपके साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करने। सो लेट्स हैव अ लुक। सो इंट्रोडक्शन देखा था सबसे पहले हमने, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में बात की। रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई क्रांति होना, कोई बदलाव के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना, वो एक तरीके से रेवोल्यूशन है। या हम कह सकते हैं बेटरमेंट के लिए चेंजेस लाना अचानक से। और फिर इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का चेंज हुआ, वहां से जो राजा था वो हट गया और उसकी जगह पर दूसरे गवर्नमेंट आ गए या दूसरे लोग आ गए। इसमें हमने ये भी देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट भी आया, हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद में कि कॉजेस क्या थे इन रेवोल्यूशन के, तो सबसे पहले हमने सोशल डिस्पैरिटी देखा था कि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी नहीं थी, लोग अलग अलग थे। दूसरा कॉज ये था कि जो बेसिकली वॉर हुए और इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, तो हमने ये पढ़ा कि वॉर के अंदर फ्रांस जो था वो बहुत टाइम से इंगेज था, जिसके कारण जो वेल्थ थी वो ड्रेनेज हो गई और इकोनॉमिकली वहां पर बहुत ही बैकवर्डनेस आ गई, लोग परेशान हो गए अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भी। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्सेसिव टैक्सेशन हो गया। जब राजा को अपने एक्सपेंडिचर कॉप अप करने के लिए कोई वे नहीं दिखा तो उसने क्या किया, उसने अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए टैक्सेशन बढ़ा दिया और वो टैक्सेशन जो ऑलरेडी बढ़े हुए थे ऐसा उसने किया। तो दिस वाज द थर्ड कॉज कि एक्सेसिव टैक्सेशन हो गया, जिसके कारण वो लोग परेशान हो गए। इसके बाद स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब ऐसी पोजीशन आ गई जहां पे लोग सर्वाइवल के लिए भी परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सर्वाइवल का मतलब कि उनके पास में ऐसी कुछ कमोडिटीज भी नहीं है जिसको वो यूज कर सकें। वो इवन खाने के लिए भी परेशान है, इवन अच्छे से रहने के लिए भी परेशान है। इतनी बुरी कंडीशंस के वो लोग अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज द थर्ड कॉज और ये हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। अब आज इसके हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट कॉज। हमने देखना है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे वो पांचवा कॉज कौन सा है जिसके कारण से लोग इंस्पायर हुए कि अब उन्हें स्ट्रगल करना है, अपने आप को फ्री करवाना है। सो लेट्स सी, यहां लिखा हुआ है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। ग्रोइंग मिडिल क्लास, पहले तो ये समझे मिडिल क्लास का मतलब क्या। देखो, हमने अगर इसको मैं अभी बताऊं तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली ये देखा था कि यहां पर जो स्टेट्स हैं वो तीन हैं। पहली एंड सेकंड जो स्टेट है वो प्रिविलेज्ड क्लास है और जो नेक्स्ट स्टेट है वो सबसे ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन में है, जिसके ऊपर टैक्स बर्डन है और उसके ऊपर एक तरीके से हर कोई रूल करना चाह रहा है, राजा हो चाहे चर्चेज हो या और कोई वेल्दी पीपल जिसको नोबल्स भी हम कह सकते हैं। सो ऑल द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट, उनमें से कुछ ऐसे लोग हुए जो अपने आप को थोड़ा डेवलप कर पाते हैं। अब वो कौन से थे, देखिए यहां लिखा हुआ है कि अगर 18th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में एक ऐसा सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जो कि मिडिल क्लास कहलाया। क्यों मिडिल क्लास कहलाया? देखो, सोसाइटी में होता क्या है, इसको ऐसे समझो आप, सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। एक रिच क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक पुअर होते हैं। तो जो मैंने थर्ड स्टेट के बारे में आपको बताया था उनके बारे में बोला कि वो तो पुअर थे, उनके पास तो वेल्थ थी नहीं। और इवन हमने प्रीवियस जो अभी कॉज देखा उसमें देखा स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो ऐसे में उन थर्ड स्टेट में से कुछ लोग ऐसे निकले बाहर, एक ऐसा सोशल ग्रुप बाहर निकला जिनको मिडिल क्लास कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ वेल्थ अर्न कर ली थी। अब वेल्थ कैसे अर्न करी उन्होंने कि भैया देवर द पार्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेड। वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेड कर रहे थे। अब और ट्रेड कैसा? ओवरसीज, वो दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचते थे, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इस तरह से उन्होंने वेल्थ क्रिएट करना शुरू किया। कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो धीरे धीरे उनकी जो वेल्थ थी, जो उनकी अर्निंग थी, वो थोड़ा अच्छा हुआ। तो वो जो पहले पैथेटिक सिचुएशन में थे उस ग्रुप से थोड़ा सा अलग हो गए। तो आप ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 18th सेंचुरी, आप याद रखना 18th सेंचुरी में क्या हुए, थोड़े से अलग हुए। इसके अंदर अगर हम एडिशन करें तो ये समझें कि इनमें मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये थर्ड स्टेट से बिलोंग तो करते थे बट देवर सच, वो थोड़ा सा अलग थे उनसे। ओके, याद रखें इसमें। साथ ही इसमें कुछ प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, लॉयर है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। मर्चेंट्स तो हम ले ही रहे हैं। तो ये लोग वो थे जिन्होंने अपनी थोड़ी पोजीशन को बेटर कर लिया था। गॉट इट? आगे देखिए, अब जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके बाद में ये एजुकेटेड हुए, इनके पास में एजुकेशन आई और इनको ये दिमाग में आने लगा, ये थॉट दिमाग में आने लगा कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। कि हम जो हैं, हम मेहनत कर रहे हैं,
मेहनत करने के बाद हमारी सोसाइटी को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम उसी सोसाइटी से निकले हैं जो सोसाइटी बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में एट प्रेजेंट। तो इनके दिमाग में ये प्रोसेस, दिमाग में ये चीज़ आ गई, दिमाग के अंदर ये थॉट आ गया, क्योंकि ये पढ़े लिख गए थे, क्योंकि ये प्रोफेशनल हो चुके थे, उनमें से कुछ लोग ट्रेड कर रहे थे, बिजनेसेस कर रहे थे, तब इनके दिमाग में एक सोच आती है कि हम सभी जिनका बर्थ हुआ है, डजेंट मैटर कि वो बर्थ प्रिविलेज क्लास में हुआ है कि अंडर प्रिविलेज्ड हुआ है, इसमें उनकी तो गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने प्रिविलेज, क्लार्जीज हो गए, नोबल्स हो गए, रिच एरिस्टोक्रेट्स हो गए, आपने बाय बर्थ ही इनको कैसे प्रिविलेज और हमें अंडर प्रिविलेज मान लिया। तो इसने कहा ये इस बात में बिलीव करते थे कि सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको प्रिविलेज मिला हुआ हो बाय बर्थ। बर्थ तो कहीं भी हो सकता है, होना क्या चाहिए, अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स और हिज मेरिट्स। तो इसके हिसाब से ये था, इनके हिसाब से ये था थॉट कि सोसाइटी में जो भी पर्सन है उसकी जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स बोले तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके वर्च्यूज हैं, गुण हैं, उसके आधार पर उसको प्रिविलेज, उसकी पोजीशन और उसको जो भी आपने बेनिफिट्स देने हैं वो मिले। उसका जो भी काम है, काम जैसा वो कर रहा है, उसके आधार पर उसको मेरिट्स, उसके एक तरीके से गुणों के आधार पर उसको डील किया जाना चाहिए, प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज को मानना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसने कही। तो इस तरह की जो थॉट रखने वाले जो लोग थे, इनका इमर्ज हुआ इस टाइम पर। तो ये लोग अब क्या है, पहले तक तो ये थे ठीक है परेशान हैं तो होने दो, परेशान हो रहे हैं क्या करें, भगवान के ऊपर है, इस तरह के जो थॉट थे ना वो बदलने लगे। जो लोग केवल भगवान की आस में बैठे हुए थे कि भगवान सब सही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी तो ऐसे बैठे हुए थे, एक दिन तो बदलेगा ही। अरे भैया एक दिन नहीं बदलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। सो ऐसे में यहाँ पर जो क्लास थी वो भी इसी तरीके से इमर्ज हुई। उन्होंने कहा कि भैया बहुत हुआ, वी नीड रेडिकल चेंजेस, हमें बदलाव चाहिए और क्रांतिकारी बदलाव चाहिए। वी विल नॉट बियर दिस थिंग, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिचुएशन डे बाय डे पैथेटिक होती जा रही है, नो वन सीकिंग ओवर अस, और कोई हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सो ये वाला क्लास इमर्ज हुआ, दिस वाज द ग्रुप नंबर और कॉज नंबर ई। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक और कॉज है जो कि है रोल एंड आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स एंड राइटर्स। ठीक है, आप सबसे पहले ये जानिए कि फिलोसोफर्स क्या होते हैं। फिलोसोफर्स जो आपको एक तरीके से, जिनकी थॉट प्रोसेस बहुत ब्रिलियंट होती है, जिनका आप ये मान सकते हो, जिनकी फिलॉसफीज, जो विचारधाराएं होती है वो क्रांतिकारी होती है। ठीक है, तो अपनी फिलॉसफीज के थ्रू, अपनी विचारधारा आइडियोलॉजीज के थ्रू लोगों को बदलने वाले और अपने राइटिंग्स के थ्रू लोगों के दिमाग के अंदर इस रेवोल्यूशन को, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाले रेवोल्यूशन के लिए वो जो लोग थे उनका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या था। बात समझो, आपको कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर से पता चलेगा ऑफ कोर्स, या टीवी न्यूज़ से पता चलेगा, मीडिया से पता चलेगा अल्टीमेटली। सो इन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आइडियोलॉजीज से, अपने राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया कि उन्हें रेवोल्यूशन अब करनी चाहिए। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में, फिलोसोफर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा समझना आप कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी, तो एमसीक्यूज वाले बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यू नीड टू फोकस इट। ओके, तो 1 बाय 1 हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, कुछ राइटर्स, कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में देखते हुए चलना है। पहले का नाम है, द फर्स्ट वन इज चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू है, ये कौन है? ये बाय बर्थ एक नोबल पर्सन है। नोबल बोले तो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। ही बिकेम अ लॉयर एंड आफ्टर अ जज। ये लॉयर बनते हैं, उसके बाद में ये जज बन जाते हैं। ही प्रिफर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन फ्रांस। तो इन्होंने देखो कितनी अच्छी आइडियोलॉजी दी। इन्होंने बोला कि भैया राजा जो भी काम कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो हमारे यहां पर क्या होना चाहिए? हमारे यहां पर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मोनार्क रखो आप, गुड, अच्छी बात है, रखना चाहिए। बट मोनार्क की जो पावर है वो किसके अंडर में होनी चाहिए? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने इस बात के लिए एक तरीके से प्रेफरेंस दिया अपना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आनी चाहिए। कहां पे? फ्रांस में। He also popularized the theory of powers within the government between legislature and executive and judiciary in his book The Spirit of the Law। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर अपनी जो थ्योरी दे रहे थे, ये बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मोनार्क उसके अंडर में होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोला कि यू नीड टू शेयर दिस पावर। आपको पावर को शेयर करना पड़ेगा। नीड टू सेग्रीगेट द पावर। पावर बांटनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में।
गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। तो उन्होंने कहा कि आपको पावर बांटना पड़ेगा, किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में एज वेल। और उन्होंने ये सब कुछ कहां बताया? अपनी बुक में, जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज इनकी बुक है, बहुत फेमस है, जिसमें ये बताया कि अगर वास्तव में कानून को या लॉ को एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में तो उनको क्या चाहिए। उनको सिंपल सी बात है, उनको चाहिए कि जो भी वर्क ऑर्डर है डिसाइड किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, वो हम इक्वल फॉर्म में फॉलो करें। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में बताया। आपको ये याद रखना है कि बुक किसके थ्रू लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, होपफुली याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा जी, अगर हम नेक्स्ट फिलोसोफर की बात करते हैं तो उनका नाम है फ्रांसिस एर्नस्ट वोल्टेयर। बहुत ही अच्छे फिलोसोफर्स में से एक रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी इस तरह की एक थ्योरी दी, एक ऐसी फिलोसफी इन्होंने बताई रेवोल्यूशन को लेकर के। इन्होंने कहा कि पीपल टू थिंक अबाउट देयर मटेरियल लाइफ ऑन द अर्थ, कि लोगों को आज वो जिस तरह से जी रहे हैं उसमें जीना चाहिए, बजाय कि वो हेवन के बारे में सोचें। ठीक है, बात सुनी। ही वॉन्टेड द पीपल टू थिंक अबाउट देयर मटेरियल लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉरगेट अबाउट द हेवन। आप स्वर्ग में क्या कर सकते हो, स्वर्ग क्या होगा आपका, या आपके हिसाब से स्वर्ग क्या है, उसको कैसे धरती पर लेकर आ जाओगे, भैया इसके बारे में मत सोचो। इन्होंने कहा कि आज जो आपके पास में है, हाथ में है, जो आपके मटेरियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल थिंग है, उसके बारे में आप सोचो और उसमें जीना सीखो, इंस्टेड ऑफ आप थॉट रखो, दिमाग में रखो हेवन के बारे में। मैं मर जाऊंगा तो मैं हेवन पहुंचूंगा। अरे भाई, आज के बारे में सोच कि क्या क्या आपके पास में है। तो इन्होंने कहा कि बहुत इनकी अच्छी फिलॉसफी है। एक बार खुद भी आप सोच के देखिए कि हम क्या करते हैं। हम ये सोचते हैं ये करने से ये हो जाएगा, हम स्वर्ग पहुंचेंगे, नर्क पहुंचेंगे, और उसके हिसाब से ही हम सारे हमारे ऑर्डर को तय करते हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है। हमें करना क्या चाहिए? इन्होंने बोला वो चाहते थे कि लोग सोचें उनकी मटेरियल लाइफ, आज जो प्रेजेंट है, जिस हिसाब से वो रह रहे हैं अर्थ पर, और भूल जाएं कि स्वर्ग क्या है या स्वर्ग के बारे में क्या हो सकता है। पता है क्यों था ऐसा? क्योंकि जो चर्च थे ना, चर्च उनको डराते थे। चर्च में उनको डराया जाता था कि आपको हेवन नहीं मिलेगा, हेल आपको मिलेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, जिसके कारण से सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा था। सो इन्होंने यही कहा कि आगे चल के उन्होंने कहा कि जो चर्चेस कर रहे हैं ना, जो चर्च कर रहा है उसको आप खत्म करो। और इन्होंने ये भी कहा कि आप चर्च में जाओ मत। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पुअर्स को इग्नोर करते हैं। बहुत अच्छी थ्योरी है। इन्होंने कहा कि जो चर्च पुअर को इग्नोर करे उसके पास तो आपको जानना ही नहीं चाहिए, उनको तो आपको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। पहले वाले हमने देखे थे मॉन्टेस्क्यू, दूसरा हमने देखा वोल्टेयर। याद रखें आप, ये वाला इनकी बुक के लिए बहुत फेमस है और ये वाला इनकी आइडियोलॉजी के लिए। हम देख रहे हैं आप पॉइंट नंबर 3, एक स्कॉलर नंबर 3 या राइटर नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनके नाम से ही बहुत फेमस है। इनका नाम तो सुना भी होगा तुमने, रूसो, जेन जैक रूसो। अब देखिए क्या है, ही इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्लीज याद रखें इसको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट इनको माना जाता है। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाले बुक के बारे में भैया बहुत सारी बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया है, और आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये थ्योरी, ये बुक किसने लिखी है और वो क्यों फेमस है। बिकॉज इस बुक को लिखने वाला जो पर्सन है उसे आर्किटेक्चर भी माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एक तरीके से करता धरता कौन है? यही है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? ही प्रूव्ड दैट द गवर्नमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑन वन हैंड एंड द रूलर ऑफ द अदर। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इस अपनी बुक के अंदर इस चीज को प्रूव किया कि जो गवर्नमेंट बनती है वो इस तरह का रिजल्ट होता है कि लोग क्या चाहते हैं और रूलर क्या चाहता है। रूलर क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनती है। अब तुम इसको सोचो ना, ऐसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां थे और हमारे यहाँ के लोग थे, तो हमारे यहाँ के लोग उनसे क्या डिमांड कर रहे थे और वो हमें बार बार क्यों मना कर रहे थे? उसी के कारण तो स्ट्रगल करना पड़ा, अल्टीमेटली फिर उनको हमारी बात माननी पड़ी। यहां के जो लोग हैं उन्होंने उनको फोर्स किया कि भैया हमें तुम नहीं चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमसे बनी हो। ऐसा ही तो था डेमोक्रेसी के अंदर। तो यही इन्होंने कहा है अपनी बुक में कि जो गवर्नमेंट किसी देश में आपको दिखती है वो एक चीज का रिजल्ट होता है कि वहां की जनता और वहां के रूलर के बीच में रिलेशन क्या है, किस तरह के हैं, और वो किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, उसी से डिसाइड होता है। होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो इस बात का
एक रिजल्ट है कि वहां के लोग और वहां के रूलर के बीच में क्या रिलेशन है और वो क्या चाहते हैं, उसी टाइप की गवर्नमेंट आपको वहां देखने को मिलेगी। होपफुली समझ में आ गया होगा। देखिए आगे। सो if the ruler did not fulfill the contract, the people had the right to withdraw their loyalty to him and bring down the tyranny of the ruler by the revolting against him। कि अगर राजा नहीं बात करेगा, नहीं बात मानेगा, राजा तक कन्वे नहीं कर पाएंगे हम हमारी कोई चीज़, हमारी प्रॉब्लम्स, और राजा उस चीज़ को अगर सीरियसली नहीं लेता है तो भैया एक ही कंडीशन होगी, वहाँ रिवॉल्ट होगा और राजा को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर कोई और आ जाएगा। ऐसा ही तो हुआ इसमें भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। इनके बारे में भी पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हमारे जो फिलोसोफर हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी बहुत अच्छे एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और इन्होंने भी अपनी कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ राइटिंग्स हैं इनकी। उन राइटिंग्स में भी इन्होंने बहुत कुछ हमारी आज की मटेरियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें लिखी। जैसे इनकी बुक का नाम है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इन्होंने क्या बताया इसमें, इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके देश में मोनार्क रूल कर रहा है ना, तो मोनार्क अपनी पावर, उसकी जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। अगर वो अपनी पावर का एक तरीके से एब्सोल्यूटिज्म के थ्रू रूल कर रहा है, जहाँ पे सारी पावर है वो मिलिटराइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, रिप्रेसिव उसकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इनकी किताब में इन्होंने जो चीज़ बोली, उन्होंने कहा कि अगर कोई डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर को यूज़ कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, मोनार्क के पास में सारे राइट्स आपने दे रखे हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। ऐसा ही हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था। ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स वी हैव सीन एंड ऑल सच डॉक्यूमेंट्स, ऑल सच थ्योरीज हैज प्रूवन कि यहाँ पर जो भी बातें हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही लोग जानते थे और उसका रिजल्ट भी ये लोग जानते थे कि क्या होगा, कि रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन इसका रिजल्ट है और एक तरीके से हट जाएगा। तो ऑल सच थिंग्स वी हैव सीन, और इस तरह से हमारे ये जो कॉजेज थे वो हमने पढ़े। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से कॉजेज हैं? तो चलो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। देखिए, जो पहला कॉज था वो था सोशल डिस्पैरिटी, दूसरा कॉज था हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड वॉर, थर्ड था एक्सेसिव टैक्सेशन, फोर्थ था आपका स्ट्रगल टू सर्वाइव, फिफ्थ था आपका ग्रोइंग मिडिल क्लास, एंड सिक्स था आपका रोल ऑफ आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स एंड राइटर्स। के फिलोसोफर्स का क्या रोल रहा, राइटर्स का क्या रोल रहा। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया कि आपको रेवोल्यूशन करना है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बदलो। ओके, अब देखो, कुछ लोग आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, और वहाँ पे जो ये आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह ऐसी प्रोट्रेट की जिसके थ्रू लोगों को पता चलता था कि सिचुएशन क्या होने वाली है। यहाँ पर देखो, मैंने दो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई हुई है। कहीं से भी लग रहा है क्या इस फोटोग्राफ को देख करके कि ये जो क्वीन है इसकी बिल्कुल भी स्ट्रेस होगा किसी भी चीज़ के, भैया इनके ऊपर इतना सारा कर्जा है, इनका इंटरेस्ट तक नहीं चुक पा रहा है। लग रहा है आपको बढ़िया से अच्छी सी गाउन पहन रखी है, शी वॉज थिंकिंग कि भैया मुझसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं। इधर दूसरी एक फोटो दे रखी है, यहाँ पर ये कौन है, ये दोनों एक्चुअली क्वीन है वहाँ की, मतलब दोनों एक ही फोटोग्राफ है जिसका नाम था मैरी एंटोर्नेटे। ठीक है, ये कौन है बेटा, ये फ्रांस की क्वीन है। यहाँ पर पहली पोर्ट्रेट और दूसरी पोर्ट्रेट में, यहाँ पहले वाले में तो ये दिखाया है उसका मतलब एक तरीके से ब्यूटीनेस दिखाया, और दूसरे वाले में उसको अपने बच्चों के साथ में दिखाया हुआ है। दोनों पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, मैंने फोटोग्राफ इसमें क्यों ली है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ये लोग जो थे वो अपनी लाइफ को बहुत लग्जरियस जी रहे थे स्टिल, इतनी बुरी कंडीशंस होने के बाद में कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, आपके वॉर लगातार चल रही है, आपके पास में वेल्थ नहीं है, जो इतना लंबा स्ट्रगल चल रहा है उसके बावजूद भी आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अफेक्टेड नहीं हुआ है। तो मैंने इन दोनों पोर्ट्रेट के थ्रू ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। ओके, नाउ सो बेटा जी आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली क्या चीज बताता है, वो बता रहा है आपका आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। बोले तो कि रेवोल्यूशन जब हुआ तो कैसे हुआ, रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, ये नया टॉपिक है, समझने वाली बात है। ऊपर वाला जो टॉपिक हमने देखा वो तो सिंपल सा था, यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जो रेवोल्यूशन हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, ये भी आप देख लो एक बार, जो लुई द 16 थे,
लुई 16 के पास में इकोनॉमी बिल्कुल उनकी बर्बाद हो गई थी, उनको टैक्स बढ़ाना था। तो यहां पर क्या था, कंडीशन कुछ ऐसी होती थी, फ्रांस का जो तरीका था टैक्स बढ़ाने का, कि एक तरीके का मीटिंग होगा पहले, और उस मीटिंग के अंदर जो भी तीनों स्टेट्स हैं उन तीनों स्टेट्स के लोग आएंगे। अब ऐसे तो सारे लोग आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे कुछ, एक एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे यहां पर मेंशन भी मैं करूंगा अभी। तो उनसे वोटिंग ली जाएगी, वोटिंग के थ्रू वो चीज़ पूछी जाएगी। अब ये कॉम्प्लिकेशंस तो वहां पर हैं कि जब फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को जब पैसा देना ही नहीं है, टैक्स देना ही नहीं है, तो उनका क्या जा रहा है कि वो मना करेंगे कि नहीं टैक्स मत बढ़ाओ। होगा ऐसा? नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि देखो, इन्होंने टैक्स बढ़ाना था लुई 16 ने, तो लुई 16 को टैक्स बढ़ाना है, इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। अब देखो भाई क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट जनरल्स एंड डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट। स्टेट जनरल्स इन्होंने बनाए, और उस टाइम पर जब वोटिंग हो रही थी तो थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड करी, ये है हमारा टॉपिक, और जिसको आपको अच्छे से सुनना है। देखिए भैया, डेट याद रखेंगे, डेट थी मई 5, 1789। लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई ई स्टेट जनरल्स की। अब ये ई स्टेट जनरल्स क्या है, ये एक तरीके का पॉलिटिकल बॉडी है जो तीनों स्टेट में रहता है। फर्स्ट ई स्टेट के पास भी अपना ई स्टेट जनरल है, सेकंड वाले के पास भी, और थर्ड वाले के पास भी। तीनों ई स्टेट जनरल पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं जिनके पास में वोटिंग राइट्स हैं। इनको मीटिंग बुला करके फॉर्मल एक मीटिंग बुलाई जाती है, राय पूछी जाती है, और तुम्हें तो पता ही है राय तो यही होगी टैक्स वगैरह के लिए, जो कुछ भी होना है कि भैया थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? फर्स्ट एंड सेकंड को तो टैक्स पे करना नहीं होता था, तो उनके अंकल जी का क्या जाता था, वो बोल देते थे बढ़ा दो। तो हुआ ऐसा ही कुछ, देखो क्या हुआ। इन्होंने कहा, बात है 5 मई 1789 की, जब लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई ई स्टेट जनरल की, बोले तो पॉलिटिकल बॉडीज की, कि तुम आओ और इस पे राय दो अपनी कि टैक्स बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। सो दैट व्हाट हैपेंड, द 3 स्टेट जनरल्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द मीटिंग, के तीनों ही स्टेट जनरल्स को, मतलब तीनों ही स्टेट्स ने अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मीटिंग में भेज दिया। तो देखो यहां पर ये जो लोग हैं वो तो ठीक है, मान ली जाएगी लोग हैं, लेकिन वो लोग मीटिंग में जाएंगे तो सही ना। तो क्या हुआ, फर्स्ट ई स्टेट जनरल एंड सेकेंड ई स्टेट जनरल, इन्होंने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। दे वर सीटेड इन फेसिंग ईच अदर, वो रॉज में बैठ गए एक दूसरे को फेस करते हुए। थर्ड वाले भी थे, और वो कितने थे, 600, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ज्यादा थे, तो ये 600 गए वहां पे। अब दिक्कत क्या हुई, जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनमें से मैक्सिमम को तो एंट्री नहीं देते पैलेस में। क्यों नहीं देते, अरे भाई पीजेंट्स हैं, आर्टिशियंस हैं, विमेन हैं, इनको तो मना कर देते, क्या करोगे तुम अंदर जाएंगे, चलो बनो, इस तरह से। तो अब यार इंसल्टिंग तो है ही। तो ये लोग पहले से ही परेशान हो गए कि भैया हमारे को तो इज्जत ही नहीं करी तुमने, हमें बाहर भेज दिया। तो ऐसे में मैक्सिमम जो लोग हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिशियंस एंड विमेन हैं, इनको तो एंट्री नहीं करने देते। और जो लोग पहुंचते हैं, 600 लोग जो अंदर पहुंचते हैं, विमेन की तो सिचुएशन बहुत पैथेटिक थी, ठीक है। एंड ये जो फार्मर्स हैं ये और आर्टिशियंस हैं, अगर ये पुअर थे ना, तो इन लोगों को भी उतना रेस्पेक्ट नहीं था। थर्ड स्टेट जनरल के अंदर भी कैटेगरी थी, जो टैक्स पे करते थे और जो नहीं करते थे। तो जो नहीं करते थे ना, उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में। सो ये याद रखें कि इनको तो एंट्री नहीं दी गई, और जो लोग अंदर गए 600, उनके साथ तो और भी बुरा हुआ, उन लोगों को बैठने की भी जगह नहीं दी गई। बेचारे खड़े थे कहाँ पे, पीछे की तरफ। साथ में क्या हुआ देखिए, द न्यू टैक्सेस कुड बी प्रपोज्ड ओनली आफ्टर द स्टेट जनरल गेव इट्स अप्रूवल टू द किंग्स प्रपोजल। समझ में आई बात? तो जैसे अभी मैंने बताया, द न्यू टैक्स कुड बी प्रपोज्ड ओनली आफ्टर द स्टेट जनरल गेव इट्स अप्रूवल टू द किंग्स प्रपोजल, कि राजा के इस प्रपोजल को जब ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो नया लॉ बन रहा है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इंपोज कर दिया जाएगा। अब देखो भैया मजे वाली बात क्या थी, कि ईच ऑफ द 3 एस्टेट्स हैड अ 1 वोट ईच, कि सबके पास में एक एक वोटिंग राइट है। अब देखो कितनी अजीब सी बात है, लोग ज्यादा किसके हैं, थर्ड स्टेट के। एंड यहां पर जो कंडीशंस हैं कि टैक्स किसको देना है, थर्ड स्टेट को। टोटल वोट्स कितने होंगे, 3, और राजा किसकी बात मानेगा कि 2 वोट जहां हो गए उसकी बात मान लो। तो भैया 2 को तो टैक्स देना ही नहीं है, तो वो इनके सपोर्ट में क्यों बात करेंगे, क्योंकि चर्च भी तो टैक्स ले रहा है इनसे, समझ रहे हो बात, और राजा भी ले रहा है। तो राजा किस में आया, नोबल्स में आया, नोबिलिटी में आया, मतलब सेकंड स्टेट में आया। फर्स्ट स्टेट वाला कौन था, चर्च था, क्लार्जीज थे।
कंडीशन पैथेटिक थी। तो बोला इन्होंने कि जब वोटिंग के बारे में बात की गई तो जो थर्ड स्टेट वाले थे तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो वोटिंग आप हमसे करवा रहे हो उसमें आप हमें 3 ही वोट क्यों दे रहे हो, जितने लोग हैं उसके हिसाब से वोटिंग करने दो, मतलब 1 पर्सन 1 वोट तो दो एटलीस्ट, जिससे कि एक कॉन्क्लूजन तो निकले। थर्ड स्टेट वाले हैं वो एटलीस्ट अपने हिसाब से अपनी बात तो रख सकें, और सेकंड वाले सारे थोड़ी खराब हैं, इनको भी तो चांस दो, 300 आए हैं तो इनको भी तो चांस दो आप। तो ऐसी कंडीशन हुई भी। तो यहां क्या होता है देखो, वोटिंग इन स्टेट जनरल इज द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच state had a one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. But the member of third states demanded कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो अब असेंबली के अंदर जितने लोग प्रेजेंट हैं हर मेंबर के पास में एक वोट देकर के आप इसको कंप्लीट करवाओ। लेकिन राजा इस प्रपोजल को एक तरीके से मना कर देता है, और यहां पर ये जो लोग थे थर्ड स्टेट जनरल, मतलब थर्ड स्टेट वाले 600 लोग जो थे वो वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले तो इनके सपोर्ट में वोट करने नहीं है, और एक इनका खुद का वोट होगा। तो 2 जब मानेंगे तो राजा तो ऑब्वियसली ये लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है टैक्स मत बढ़ाओ। तो इनको पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, वहां से रवाना हो जाते हैं। अब रवाना ऐसे नहीं हुए हैं, उसके पीछे लॉजिक है। रवाना कैसे हुए उसके पहले ये बता देता हूं कि इनका सिटिंग कैसा था, है ना। देखो ये बैठे हैं किंग, मैंने अभी बताया ना कि जब 300 लोग आए थे तो 300 पीपल फर्स्ट स्टेट, तो 600 लोग तो यहां बैठे हैं रॉज में एक दूसरे को फेस करते हुए, एंड यहां पर बैठे हुए हैं 300 लोग, ये थे आपके सेकेंड स्टेट के। और ये जो बेचारे थे ये यहां थे, इनको बैठने की भी जगह नहीं है, ये लोग खड़े हैं कहां, इस तरह से। तो ये ह्यूमिलेटिंग था एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई है, लेट्स सी और क्या हुआ। शॉर्ट में देखिए इसको एक बार कि वोटिंग वाज कंडक्टेड बाय स्टेट, ईच स्टेट हैड अ 1 वोट, सेकंड एंड फर्स्ट स्टेट कुड ऑपरेट द व्लॉग टू स्टॉप द थर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स वे। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट मिलते हैं और एक तरीके से असेंबली बनाते हैं, या 2 ये एक साथ हैं और ये बेचारा अलग हैं थर्ड स्टेट वाले। यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थर्ड स्टेट वाले वो डिमांड करते हैं कि एक पर्सन के पास में एक वोटिंग राइट हो जिससे कि सिचुएशन सही हो सके, बट राजा इस बात को मना कर देता है। और ये जो डेडलॉक है वो मतलब एक डेडलॉक जो होता है वो इसका रिजल्ट बनता है। डेडलॉक मतलब विस्फोट हो जाता है, डेडलॉक का मतलब एक तरीके से ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका शुरुआत मान लेते हैं कि यहां से लोग गुस्सा होकर के रवाना हुए। चलो भाई आगे देखो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अभी देखो मैं क्या बता रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की शुरुआत, आउटब्रेक कैसे हुआ। तो उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्टेट जनरल्स एंड थर्ड स्टेट्स की डिमांड। उसका पॉइंट नंबर 2 मैं तुम्हें बता रहा हूं अब कि इंडोर टेनिस कोर्ट ओथ एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। वो लोग जो वहां से वॉकआउट करके जाते हैं वो अपने घर नहीं गए थे, वो क्या करने गए थे, उन्होंने बोला कि सिचुएशन तो बदल के रहेंगे, लेंगे बदला हम। तो क्या करा भैया इन्होंने, बात थी 20 जून की, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, ये एक तरीके से अपने आप को इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स का जो पैलेस था उसके अंदर इंडोर जो टेनिस खेलने वाला कोर्ट था वहां पर ये अपने आप को असेंबल्ड कर लेते हैं। और उन्होंने जब अपने आप को असेंबल्ड किया तो बोला कि यही है हमारी नेशनल असेंबली। अब देख लेंगे जो होगा, ये हमारी नेशनल असेंबली है। वो लोग कहां मिले बेटा जी, वो लोग मिलते हैं वर्सेलिस के इंडोर टेनिस कोर्ट प्लेस पर, जहां पर उनका जो हॉल होता है वहां पर गैदर्ड हो जाते हैं। 600 लोग तो गए ही थे, तो ये लोग गैदर्ड हो जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ये बात डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारी नेशनल असेंबली होगी। और ये बात जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने ये भी कहा कि अब हम यहां से हम प्रतिज्ञा लेते हैं, वही माहिष्मती वाली, कि भैया हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि तब तक यहां रुकेंगे जब तक कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता फ्रांस का। बात समझ में आई। और देखो भाई इन्होंने क्या कहा कि लुई 16 जो था उसने बोला कि थर्ड स्टेट के लिए अब ये जो मीटिंग हो रही है अब इनको अलाउ नहीं करेंगे। चले गए ना, वॉकआउट कर गए ना, ठीक है मत करने दो, रूल तो यही है कि टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, रूल यही रहेगा। ये वॉकआउट कर गए तो जस्ट लेट देम गो, जाने दो। इसी दौरान जो लुई 16 था, 23 जुलाई को लुई 16 ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हो, बात नहीं मान रहे हो तो ठीक है, एक काम करो, तीनों मिल जाओ आप। कौन कौन तीनों मिल जाओ,
तीनों स्टेट्स के लोग मिल जाओ, ये असेंबली मिल जाए, और फिर आप क्या करो, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लो। ठीक है, अपने हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लो, लेकिन क्लार्जीज भी होनी चाहिए, नोबल्स भी होने चाहिए। मैं खुद भी रहूंगा उसमें, कौन बोला? लुई 16। ठीक है, तो क्या बोलता है कि मैं खुद भी रहूंगा वहां पे। ही ऑर्डर्ड द 3 स्टेट टू मीट टुगेदर, कि आप एक साथ आओ और नेशनल असेंबली बनाओ। इन्होंने जो बनाया है वो नहीं, आप तीनों मिलकर के असेंबली बनाओ, वहां पे वोट होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का तय किया जाएगा। गॉट इट? ये सारी चीजें इन्होंने कही। होपफुली यहां तक जो मैंने आपको बोला वो चीज समझ में आ गई होगी। बताइए आई कि नहीं आई? आ गई होगी। अब ये जो लोग टेनिस कोर्ट तक पहुंचे थे, इनका कोई ना कोई लीडर तो रहा होगा उस टाइम पर, तो उन्हीं लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि तो मिराबू एंड अबेसियस जो थे वो इनके एक तरीके से लीडर थे। वो जो 600 लोगों को लेके टेनिस कोर्ट में पहुंचे, उनके अंदर ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेशन को, इस पूरी टीम को लीड किया। इनके बारे में देखते हैं। देखिए, मिराबू के बारे में पढ़ते हैं कि ये खुद भी एक नोबल फैमिली से आते थे, लेकिन वो इस बात से कन्विंस्ड बिल्कुल नहीं थे कि सोसाइटी के अंदर हमेशा प्रिविलेज होने चाहिए। सोसाइटी में जिनको प्रिविलेज मिले हुए हैं वो बात गलत है, हमेशा ये इस बात के अंदर बिलीव करते थे। साथ ही इन्होंने ही बॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। तो जो वर्सेल्स के अंदर ये जो लोग असेंबल्ड हुए थे, 600 लोग थर्ड स्टेट के, इन लोगों को इन्होंने एक तरीके से मोटिवेट किया कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसको अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से लीडर बन गए। इन लोगों को इन्होंने स्पीचेस दी, इन लोगों को एक तरीके से जो आइडियाज़ थे दैट व्हाट वी नीड टू फॉलो नाउ, अब हमें करना क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने कन्वे की। ऐसे ही अबेसियस हैं, इन्होंने भी, ये भी एक तरीके से ओरिजिनली तो ये प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कई एक बार है ना एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये पैम्पलेट किसके थ्रू लिखा गया था? तो ये था एबेसियस के थ्रू, और ही वॉज रियली फेमस थ्रू दैट। इन्होंने एक तरीके से बताया कि ये जो थर्ड स्टेट है इसका वैल्यू क्या है, ये क्या है। ये प्रीस्ट हैं, ऑब्वियसली फादर होंगे, ठीक है, और ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पैम्पलेट्स बनाए इन्होंने, लोगों को बताया, कंडीशन समझाई कि व्हाट कुड बी द सिचुएशन एंड हाउ वी शुड डील, हमें डील कैसे करनी है और सिचुएशन क्या है। तो दे वर द लीडर्स, एंड इनके लीडरशिप के अंदर ये सारे सिचुएशंस बैठी। अब हुआ क्या, और ये तो अभी हमने एक असेंबली बनाई है, ये तो अभी हमने जस्ट कुछ कॉमन सिचुएशंस देखी है। इन सब का कुछ नुकसान, इन सब का कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमें, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आपको अभी होमवर्क करना है, वो होमवर्क क्या है, आपको रिमेंबर करना है ऑल वो सारे कॉजेज जिसके कारण से रेवोल्यूशन हुआ, और जो भाई अभी हमने टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आगे वाले लेक्चर के अंदर क्या बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि बेस्टिल के अंदर क्या हुआ और कैसे इस रेवोल्यूशन की शुरुआत उस जगह से मानी जाती है, उन पर कौन कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल हुई, वहां पर और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।